नमस्कार दीपक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपके फेमस चैनल पे आज मुझे मौका मिला है आपसे बातचीत करने का और आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। आप सिखाएंगी मुझे। सर हम तो आपसे सीख सीख कर बड़े हुए हैं। देखिए, आप बेटी हैं हमारी, तो बेटियों से हम सीखते हैं और बेटियों की बहुत इज्जत करते हैं। अब मैं सर अपना परिचय खुद दे देता हूँ। मेरा नाम दीपक वोरा है। मैं भारत का राजदूत हूँ। 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूँ। कारगिल और लेह में विशेष सलाहकार हूँ। ना मैं विशेष हूँ ना सलाह देता हूँ, बट टाइटल है विशेष सलाहकार का। एक गाड़ी मिलती है, जब जाता हूँ तो बो 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 करती है, कोई सुनता नहीं है। अब मेरे 3 पति अफ्रीका में हैं, 2 पति जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में हैं, तो कुल मिला के 5 पति हैं। मेरे मित्र मुझे द्रौपदी के नाम से पुकारते हैं। नाउ ओवर टू। सर आपको किसी तरह के परिचय की जरूरत नहीं, सब लोग आपको जानते हैं। आपको थैंक सब यू। लोग टीवी पर देखते हैं, डिबेट्स में देखते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सर मैं थैंक ये यू, जानना आपका चाह रही बड़ा हूँ, बड़ा। मैं ये आपसे समझना चाह रही हूँ आज की गुरपतवंत सिंह पन्नू की तो 3 प्रॉपर्टीज को एनआईए ने सीज कर दिया पंजाब में। लेकिन ये पन्नू नाम की बीमारी जो है सर, ये इससे निजात कैसे मिलेगी? हर दूसरे दिन अमेरिका पन्नू के नाम पर राशन पानी लेकर भारत के पीछे पड़ जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया है। अब थोड़ा समय दीजिएगा कि मैं बैकग्राउंड इसका समझाने की कोशिश जी करता हूँ। जी। मैम, हम लोग इस समय 2024 में, और ये 2020 में दौर शुरू हुआ था, हम लोग संध्या काल में हैं। एक एक युग मर रहा है, लेकिन अपने आप को किसी तरह से जिंदा रख रहा है, मरने से इनकार कर रहा है। दूसरा युग उसको वो जन्म नहीं लेने दे रहा। तो ये जो पहला युग था, ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद बना था, और इसमें इन्होंने अपने चमचे बनाए थे। एक का नाम है वो यूनाइटेड नेशंस। अगले साल 80 साल की बुढ़िया हो जाएगी। 80 साल की कोई चीज नहीं है आपके घर में जिसका आप प्रयोग करते हैं, आप बाहर फेंक देते हैं, उसको भी बाहर फेंक देना चाहिए। दूसरा, उन्होंने वर्ल्ड बैंक बनाया, आईएमएफ बनाया। तो उस समय उन्होंने ये सिस्टम शुरू किया था बताया था ईस्ट वेस्ट, कि भाई वेस्ट के देश बड़े प्रभावशाली हैं, अमीर हैं, और ये भूखे नंगे ये सब ईस्ट के। तो बीच में फिर ईस्ट में जापान भी उभरने लगा, साउथ कोरिया भी उभरने लगा, सिंगापुर। तो बोले यार ये तो बात नहीं बनेगी, अब इसको बदलना पड़ेगा। तो फिर वो पहुंच गए ये नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का एक और डेफिनेशन बना दिया उन्होंने। आजकल उसकी बहुत बात होती है। सो हम लोग उस टाइम पे हैं जब पश्चिमी देशों की, विकसित देशों की डोमिनेशन खत्म हो रही है और ईस्ट अब उभर रहा है, या ग्लोबल साउथ उभर रहा है, जिसके लगभग 150 सदस्य हैं। 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। सो वी आर इन दिस ट्रांजिशन पीरियड। अब हम क्या देख रहे हैं कि क्योंकि पश्चिमी देशों की जो उनकी छवि थी खराब हो रही है, जो उनकी शक्ति थी वो कमजोर होती जा रही है। मिसाल के तौर पे कितनी सारी संस्था, एक G20 संस्था बन गई है, उसमें दोनों विकासशील और विकसित देश हैं, लेकिन ब्रिक्स जो है उसमें सिर्फ विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और वो अब एक ऑल्टरनेटिव बन रहा है। एंटी वेस्ट नहीं है, नॉन वेस्ट है। हम लोग जो समझते हैं, जैसे पीएम साहब ने भी कहा है, कि हम आपसे टक्कर नहीं लेना चाहते, आपके साथ बैठ के बातचीत करना चाहते हैं कि भाई जो नई दुनिया बन रही है, इसको कैसे हम लोग इसके साथ कैसे निपटेंगे, कैसे डील करेंगे। मिसाल के तौर पर मैम, मैंने कुरान पढ़ी है, भगवत गीता पढ़ी है, मैंने तालमुड यहूदी धर्म की पढ़ी है, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ी है। मुझे कहीं नहीं मिला कि 5 जो कौरव बैठे हुए हैं वो पंचायत में यूनाइटेड नेशंस में, जिनको परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, कि अगले 2 करोड़ साल तक वो दुनिया का भविष्य तय करेंगे। मुझे तो कहीं मिला नहीं। तो कहां से घुस के बैठ गए ये लोग? 5, और इनमें से 2 तो बेकार के बिल्कुल, वो रूस और सॉरी ये फ्रांस और इंग्लैंड, जो अपने आप को ग्रेट ब्रिटेन कहता है, आजकल तो लिटिल ब्रिटेन हो गया। तो वो लोग कहां से घुस के बैठे, और जब हम उनको कहते हैं कि इसको बदलो, हाँ जी बात करेंगे बात करेंगे, वो बात चल रही है 60 साल से। तो ये जो टोटली अनइक्वल सिस्टम है, उसको हम कह रहे हैं कि भाई अब किसी तरह से मॉडिफाई किया जाए। अब की जो मीटिंग हुई है कजान रूस में, मैंने बहुत ध्यान से उसको देखा था, ब्रिक्स का जो समिट हुआ है, 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली तो अमेरिका बड़ा नाराज था कि भाई जो डॉलर सेकेंड विश्व युद्ध के बाद डोमिनेंट करेंसी बन गया था, क्योंकि उन्हें सऊदी अरेबिया को कहा कि टाइगर देख, हम तेरे से तेल खरीदेंगे और तेरे को डॉलर में पेमेंट करेंगे। तो डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गया, पेट्रो डॉलर्स की बात होती थी, तो डॉलर शुरू हो गया। अब लोग कहने लगे कि हम डॉलर में नहीं करेंगे। तो अमेरिका बड़ा नाराज हो गया कि ये क्या हो रहा है।
तो हमने कहा देख भाई, हम तेरे डॉलर को कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ जो भारत की पुरानी परंपरा है कि अगर अंजू प्रकाश मैडम को चीनी चाहिए तो वो मुझसे चीनी लेती हैं, उसके बदले में मुझे मक्खन देती हैं। अब किसी और को मक्खन चाहिए, वो मुझसे मक्खन लेता है, उसके बदले में मुझे दाल देता है। अब किसी और को दाल चाहिए, वो मुझसे दाल ले लेगा, उसके बदले में मुझे अनाज दे देगा। तो ये बार्टर सिस्टम चलता था, सर्कुलर बार्टर सिस्टम। हमने अब ये कहा है कि जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं, पहले 5 थे, अब 4 और हो गए हैं या 5 और हो गए, उनकी करेंसीज को हम एक बास्केट ऑफ करेंसीज बनाएंगे, हम ट्रेडिंग उसके अंदर करेंगे, हमें डॉलर की जरूरत ही नहीं है। तो अमेरिका बड़ा परेशान हो रहा है कि ये क्या हो गया। और मजेदार चीज ये है कि एक संस्था है जो बनी थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, उसको नेटो कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसका नॉन यूरोपियन सदस्य केवल शुरू में एक ही था, वो है यूनाइटेड स्टेट्स। बाकी सब तो यूरोप के सदस्य, फिर कनाडा को भी ले लिया था हमने, बाकी सब तो यूरोप के सदस्य। बनाया क्यों था? दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ और अमेरिका एक कॉमन एनिमी के साथ लड़ रहे थे। आपने नाम सुना होगा श्री एडोल्फ हिटलर का, तो वो सबको ठोकरा थे। ये दोनों मिलके उसका मुकाबला कर रहे थे, और सबसे ज्यादा कुर्बानी सोवियत संघ ने दी थी। उसके 3 करोड़ नागरिक शहीद हो गए। कहते हैं पश्चिमी देश के हमने जीता था, उन्होंने नहीं जीता था, लड़ाई ये जीती थी सोवियत संघ। चलिए, अब हम डार्लिंग डार्लिंग करके हम एक ही साइड पे लड़ रहे थे। जैसे ही जंग खत्म होता है तो हमने गाली गलौज शुरू कर दिया, अरे बदमाश है तू, चोर है तू, डाकू है। तो फिर उन्होंने नेटो बनाया, क्योंकि सोवियत संघ यूरोप में है और कहीं यूरोप को वो हड़प ना कर जाए, कम्युनिस्ट ना बना दे, तो नेटो बन गया। फिर सोवियत संघ ने वार्सो पैक्ट बनाया। अब ये दुनिया चलती रही जब तक सोवियत संघ टूटा नहीं, 1991। जब सोवियत संघ टूटा तो फिर लोगों ने दुनिया पश्चिमी देशों से कहा कि टाइगर ये तो चला गया तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, अब तुम नेटो फेटो को भी खत्म करो, घर जाओ, ये सब क्या, किससे लड़ोगे, अब तुम्हारा दुश्मन कौन है? तो फिर अमेरिकियों ने सिर खुजलाया, यार अब तो एक दुश्मन ढूंढना पड़ेगा। तो बोले रूस हमारा दुश्मन है, जो सक्सेसर स्टेट था उसको उकसाया। और जबकि रूस उनके हाथ जोड़ता रहा कि भाई मुझे शामिल कर लो यूरोप में, मुझे शामिल कर लो नेटो में, नहीं किया। तो फिर ये यूक्रेन का हुआ, उससे पहले जॉर्जिया का, अब रूस उनका एनिमी नंबर 1। अब सवाल ये है, मान लीजिए कल पूरा का पूरा रूस जो है, रशियन फेडरेशन, उठ के चंद्रमा पे चला जाता है, क्या नेटो खत्म हो जाएगा? नहीं, फिर चीन भी तो दुश्मन है। चलिए चीन मान के मंगल ग्रह चला जाता है, फिर भाई भारत भी तो बैठा है। तो ये पूरी दुनिया को डोमिनेट करना है, ये लोग आसानी से मानने वाले नहीं है, जो इनकी आइडियोलॉजी है। अब अमेरिका को क्या तकलीफ है? मैं ये ब्रिक्स में जो मैंने देखा था, एक सुपरस्टार था वहां पे, 31 देश थे, 1 सुपरस्टार, और उस सुपरस्टार का नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। जितने लोग थे वहां, वो सब सेल्फीज लेने की कोशिश कर रहे थे उनके साथ, और किस इज्जत से उनसे बात कर रहे, जो भारत बोलता है सारी दुनिया उसकी बात सुनती है। तुर्की जो नेटो का मेंबर है, उसने फॉर्मली बोल दिया है कि मैं ब्रिक्स में शामिल होना चाहता, पहला नेटो का सदस्य है। ये बहुत अच्छा संकेत है। और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है, वो गुटर 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 गू, ऐसा ही कुछ उसका नाम है, बुढ़ा हो गया, मैं भूल जाता हूँ, 73 साल की मेरी उम्र है। तो वो गुटर गू साहब भी वहां पहुंच गए। तो अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने उनसे कहा भाई यही तू क्या कर रहा है, तू तो पश्चिमी, तू तो पोर्चुगल का रहने वाला है, तेरे को हमने सेक्रेटरी जनरल बनाया, वहां क्यों जा रहा है तू, वो तो रूस में तू जा रहा है। उसने कहा टाइगर, ये उसने सोचा यूएन तो अब खत्म होने वाला है, शायद ब्रिक्स में मुझे नौकरी मिल जाए, तो मैं तो वहां जा रहा हूँ। वो भी वहां पहुंच गया। तो बहुत से ऐसे देश आए जो चाहते हैं कि वो ब्रिक्स के साथ जुड़े, और फिर लोकल करेंसीज में ट्रेड, यानी डॉलर अपने आप रहेगा, कोई नहीं कह रहा कि हम अपने डॉलर के नोट जला देंगे, लेकिन उसका प्रयोग कम होता जाएगा, वो दुनिया की डोमिनेंट करेंसी नहीं रहेगी। एक चीज और हमने देखी है अब पिछले कुछ समय में, फिर मैं ये नुन्नू पुन्नू जो भी है इसके बारे में आपको बताता हूँ। एक चीज हम और देख रहे हैं, ये मैं, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, तो मैं बहुत सोच समझ के बड़े हल्के से उनको बताना चाहता हूं कि इंडिया अब चला गया है, उसकी जगह उभरा है भारत। और ये भारत है रामायण के जामवंत का। मैं नहीं जानता बेटा अगर आपको ये पूरी कहानी मालूम है, लेकिन मूल जो कहानी है रामायण की, हजारों साल पुरानी, वो है कि एक बदमाश राजा एक दूसरे राजा की पत्नी को उठा के ले जाता है। दूसरा राजा अपने चीफ स्पाई मास्टर, जो अजीत डोभाल साहब का ग्रैंडफादर था, उसको कहता भाई ढूंढ के वो कहाँ पे है। तो वो पता लगाता है अपने सोर्सेज से, अपने स्रोतों से। आजकल वही टर्म यूज करता है, हमारे स्रोतों ने ये बताया है, कोई स्रोत वोत नहीं है, मेरा भी कोई स्रोत वोत नहीं है। तो वो पता लगता है कि जी वो एक द्वीप में बैठी हुई है दक्षिण भारत में।
वो वहां पहुंच जाता है, चीफ स्पाई मास्टर बड़ा उदास, एक जगह है रामेश्वरम, वहां बैठा है रामेश्वरम। अब कैसे जाए, 100 कोस दूर, 300 किलोमीटर दूर है, हजारों साल पहले ना ट्रेन थी, ना प्लेन थे, ना हेलीकॉप्टर थे, ना सबमरीन थी, बड़ा उदास। तो फिर उसकी डेलीगेशन का एक सदस्य है जामवंत, वो उसको आके कहता है अपनी ताकत याद कर, अपना जुनून याद कर, तेरा बीता हुआ कल जो है उसको याद कर, अपना आत्मविश्वास याद कर, अपने आप पे भरोसा कर। और फिर भगवान श्री हनुमान एक छलांग लगा के उस द्वीप में पहुंच जाते हैं, सीता माँ को देखते हैं, उसको एक सीक्रेट मैसेज देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बेटा, कहते हैं अब मैं आ तो गया हूं और ये जो गंदा राजा ये वापस नहीं करेगा सीता माँ को, तो जंग तो होगा। तो फिर वो ढूंढने लगता है कि कमजोर रास्ते कौन से हैं उसकी नगरी पर हमला करने की। वो करने सब देखने के बाद उसकी नगरी को आग लगा देता है। तो जब नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं हमारा सिद्धांत है मारेंगे घर में घुस के, हमने वही किया था भगवान श्री हनुमान, कानों को हाथ लगाता हूं, भगवान श्री हनुमान के समय में मारा था घर में घुस के। अब अमेरिका ये देख रहा है कि भारत दुनिया की मिलिट्री ताकत में नंबर 3 हो गया, इकोनॉमी नंबर 4 हो गया, पॉपुलेशन में नंबर 1 हो गया। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है, हमारे पास भारत में 34 करोड़ विद्यार्थी हैं, मेरे पास 60,000 यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं। जब मेरा निर्माण भारत में हुआ था 51 में 500 थे, आज मेरे पास 15 लाख स्कूल हैं, और जो हमारे विद्यार्थी हैं 51 और 52% के बीच हमारी बेटियां हैं। ये बहुत तकलीफ देता है दूसरे देशों को कि एजुकेशन के साथ किस तरह भारत उभर रहा है। तो कोशिश पूरी करेगा कि भारत को थोड़ा सा, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कीप इट ऑन टेंटर हुक्स, उसको थोड़ा डिस्टेबलाइज नहीं, अनसर्टन रखिएगा। लेकिन हम तो चाणक्य की संतान है, कौन है ये लोग हमसे टक्कर लेने वाले, जो डिप्लोमेटिक तरीके से अगर ये कुछ करेंगे हम तो इनको ऐसे चक्रव्यूह में फंसाएंगे इनका ग्रैंडफादर भी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये अब जो हम देख रहे हैं, अमेरिका की ट्रेड हमारे साथ चल रही है, हम उनसे हथियार लेते हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज लेते हैं, और अमेरिका को ये भी मालूम है कि आज पूरी दुनिया में अगर चीन को कोई काबू कर सकता है तो वो भारत है। 144 करोड़ लोग, बहुत शक्ति होती है। अब एजुकेशन बन रही है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, मेडिकल देखिए, पिछले साल हमने 10 लाख मेडिकल वीजाज दिए थे, अमेरिकी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आते हैं, यूरोप से आते हैं। तो ये सब कुछ देख वो थोड़े अनसर्टन हो रहे हैं कि ये दुनिया हमारी आंखों के सामने बदल रही है। तो फिर ये पन्नू नन्नू टुन्नू पुन्नू जो भी है उसका नाम लेके और उसको बार 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 इस चीज को भर। अब इतना आपको बता देता हूं कि अमेरिका और भारत के अतिरिक्त किसी ने इसका नाम भी नहीं सुना, सिर्फ पाकिस्तान में सुना होगा। 54 अफ्रीकन देश हैं, 30 से ज्यादा लैटिन अमेरिकन देश हैं, कई एशियन देश हैं, किसी को नहीं पता कि ये बेवकूफ कौन है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कवरेज बनती है उसका, तो उसका नाम आ जाता है और यहाँ के लोग जानते हैं वो कौन है। तो अमेरिका फिर बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लेकिन एक चीज सही है कि जब उन्होंने किसी को, मेरा ख्याल पिछले साल किसी या इस साल अर्लियर दिस ईयर जून में किसी गुप्ता साहब को चेक रिपब्लिक से उठा के ले आए थे, जी हाँ, उसको उठा के ले आए थे, और फिर उन्होंने विकास गुप्ता साहब भी एक और है हमारे इंटेलिजेंस, विकास यादव, तो विकास यादव साहब को भी उन्होंने इंडाइट कर दिया, बट ड्यू प्रोसेस किया है, पूरी एविडेंस रखी, कोर्ट में चार्जेस फाइल किए, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो सरकार की नौकरी छोड़ के कहाँ पे है किसी को मालूम नहीं है, चला गया। तो अमेरिका ने कहा हमें मालूम है, वो चला गया, क्योंकि हमारी हाई लेवल डेलीगेशन गई थी कि आपके पास जो सबूत है हमको दो, और फिर हमने एक्सचेंज किया तो उनको बताया कि वो अब हमारे साथ नहीं, वो उन्होंने मान लिया है। तो ये पुन्नू का केस सिर्फ उठाया जाता है आप पे दबाव बनाने के लिए, नहीं तो पुन्नू कल को मर जाएगा, वो क्या पता लगता है हमें। 99% अमरीकियों को भी मालूम नहीं है कि ये कौन है बेवकूफ, उनको क्या मालूम के। और मुझे याद है एक बार मजाक मजाक में जब मैं अमेरिका में पोस्टेड था तो एक सेनेटर से मैं बात कर रहा था, उसमें खालिस्तान की इशू उठी थी, तो मुझे कहता है कि आई वाज अ यंग ऑफिसर, और वो मुझे बहुत प्यार करते थे, तो मुझे कहते हैं दीपक आई नो ऑल अबाउट पैलेस्टाइन, आई नो नथिंग अबाउट कैलिस्टाइन, कैन यू टेल मी। मैंने कहा सर कैलिस्टाइन कुछ नहीं है, वो हंसी मजाक में हम लोग ऐसी बातें करते, दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि अगर आप भारत को डिस्टेबलाइज करोगे, आप डिस्टेबलाइज इसलिए कर रहे हो कि भाई तू रूस से थोड़ा दूर रह। मैं रूस से क्यों दूर रहूं? मेरी फॉरेन पॉलिसी में टोटल अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी है बेटा। ये जामवंत इफेक्ट जो आज देख रहे हैं, इसके 3 सिद्धांत हैं। पहला है
आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सबसे बड़ी चीज बनती है आत्मविश्वास या आत्म भरोसा, अपने आप पे भरोसा करना। तो ये चीजें जब हमारे पास है, अब हम दुनिया की बात सुनते नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं नजर झुका के बात नहीं करता भारत, नजर उठा के बात नहीं करता, नजर से नजर मिला के बात करता है। ये इन पर लोगों को सर, अभी पता नहीं। तो सर ये मैं बताना चाहता था संक्षिप्त रूप में, आई एम सॉरी ज्यादा समय ले लिया, ज्यादा संक्षिप्त नहीं था, कि ये ट्रांजिशन पीरियड में हम देख रहे हैं। और ये क्या कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा। तो वो कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरह को भारत को अपनी तरफ ले आए, क्योंकि हमारी शक्ति को अब वो पहचानते हैं। दूसरी तरफ रूस हमसे संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता, ना हम बिगाड़ना चाहते हैं। तो बिल्कुल। अमेरिका में इलेक्शन हो रहा है, सब लोग जानते हैं कि ये डेमोक्रेट स्टेट्स हैं, ये रिपब्लिकन स्टेट्स हैं, इधर के लिए वोट करें, उधर के लिए वोट। 6 स्टेट है जिन्हें वो कहते हैं स्विंग स्टेट, या आजकल वो मैकडोनल्ड ट्रंप नहीं, क्या नाम है उसका, डोनाल्ड ट्रंप, क्षमा कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब और वो कमाला, जो भी उसका नाम है, वो दोनों उसी स्टेट्स में जा रहे हैं कि भाई इनको अपनी तरफ लाया जाए। तो अंतरराष्ट्रीय अफेयर्स में अगर बड़ी शक्तियों को देखा जाए मैम, तो आज भारत स्विंग स्टेट है, सब चाहते हैं कि उनकी तरफ। सर, अभी जब ये ब्रिक्स हुआ था, उससे पहले एलएसी को लेकर भारत और चाइना के बीच भी समझौता हो गया, बल्कि 4 साल से मामला लटका आ रहा था। तो उसके चलते तो हमारे देश में एक जमात है जो चीनी प्रेमी है, जो हमेशा चीन के पक्ष में बात करते हैं, विदेशों में जाकर बोलते हैं कि चीन तो बहुत बड़ा हब बन चुका है। तो उनके पेट में तो दर्द हो रहा होगा जैसे जैसे ये समझौता इम्प्लीमेंट हो रहा है। बेटा मैं एक चीज बता देता, जो भी मैं चीन के बारे में कहूंगा आप मुझे क्षमा करेंगी, 1962 की लड़ाई में मेरा परिवार बिखर गया था। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वो अभी तक उनकी यादें गई नहीं है बेटा, अभी भी बहुत तकलीफ होती है। मैं 11 साल का था, तो वो कमांड कर रहे थे एक बटालियन, फर्स्ट सीख, बड़ी हाईली डेकोरेटेड, उनको गिरफ्तार करके गोली मार दी थी। एनीवे, ये बहादुर चीनी सिपाही है। चीन ने ये अग्रीमेंट हमारे साथ क्यों किया है? थैंक यू, आपने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, थैंक यू बेटा। चीन ने समझौता क्यों किया है? 4 कारण है। चीन जानता है कि डिप्लोमेटिकली वो अकेला पड़ गया है। मैं तो अफ्रीकन देशों में उनसे बात करता हूं, मिलता हूं, जाता हूं, सब कहते हैं कि वी ट्रस्ट, वी रिस्पेक्ट इंडिया, वी सस्पेक्ट चाइना। चीन से पैसा लेंगे, और अब तो चीन पैसा भी नहीं दे रहा, क्योंकि कई अफ्रीकन देश कहते हैं आपने हमें पैसा दिया था, इतना आपने ब्याज लिया, हम वापस नहीं करते, क्या कर लेगा? और सूडान का प्रेसिडेंट, पुराना वाला, मेरा बहुत दोस्त था, मैं 5 साल आपका राजदूत था, वो कहता है हमने पैसा ले लिया $2 बिलियन, वापस नहीं करो, क्या करोगे? आके मेरे रेगिस्तान में अपनी फौज भेज दोगे? भेज दो, अपने आप भूखे मर जाएंगे, पैसे मर जाएंगे, वहां पे क्या करोगे? तो चीन ये समझ गया है। अगर बैंक से मैं 100 रुपए लेता हूं बेटा, तो मैं बैंक जाके बैंक वाले कहता भाई ये 100 रुपए अपने वापस ले लिए। लेकिन अगर बैंक से मैंने 5,000 करोड़ लिया, तो बैंक मेरे पीछे दौड़ता है कि वो पैसे दो। अब चीन उनके पीछे दौड़ रहा है कि वापस करोगे, तो वापस हमने कुछ नहीं करना तेरे को। तो एक तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होगी, उसकी रेप्यूटेशन तो बिल्कुल खत्म होगी डिप्लोमेटिक। एक दोस्त है उसका, वहां पे कोई बदमाश है, अपने आप को शरीफ कहता मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ इस देश का, वो कोई पागलस्तान ऐसा ही कुछ है। और एक वो डिंग डोंग टोंग पोंग पोंग को नॉर्थ कोरिया वाला, वो उसका दोस्त है। और तो तीसरा कोई उसका दोस्त है। जबकि भारत, आउट ऑफ 193 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड, 150 तो ग्लोबल साउथ है, वो तो खुद कहते हैं कि इंडिया हमारा पार्टनर है। यहां तक कि ये 3 अफ्रीकन देशों में जहां मैं काम करता हूं, एक राष्ट्रपति ने मुझसे कहा कि एज अ डेवलपमेंट पार्टनर इंडिया इज आवर चॉइस। और मैंने इसका जवाब दिया मुस्कुराते हुए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने मुस्कुराते कहा सर, एक पुराना इश्तिहार भारत में आता था, यही है राइट चॉइस बेबी, हम कभी धोखा नहीं करेंगे आपके साथ। बहुत हंसे वो भी, मैं भी बहुत हंसा। तो इनकी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ खत्म हो रही है, इकोनॉमी उनकी कोलैप्स कर रही है, डोमेस्टिक डिस्कॉर्ड। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अभी तक तो हमने आपको अपनी आजादी दे दी थी, आपने कहा डेवलपमेंट दोगे। डेवलपमेंट कहाँ? 40% जो आपका बजट था, आप तो कंस्ट्रक्शन में लगा रहे थे, आपने खाली पड़े हैं मकान, क्या करना है? हमें चाहिए 30% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये सब ठोकर मारेंगे, पिंग पोंग, डिंगलिंग टिंगलिंग, जो भी इसका नाम है। बेटा मेरे 51 साल की डिप्लोमेटिक करियर मैंने देखा है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं एड्यूलेशन एंड कॉन्डेमनेशन, वो एक सिक्के के 2 तरफ है। आपने उछाला, कभी कोई ऊपर आ गया, फिर वही सिक्का आपको कंडेम कर देता। और सबसे बड़ी चीज ये है कि चीन की फौज, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, नपुंसक है। मैं बताता हूं,
अगर आप उस एरिया में जाएंगे गालवान में -30, -40, वो लड़ना नहीं जानते हाइट्स पे, इसीलिए अफवाह उड़ी थी कि वो तिब्बती लोगों को अपनी फौज में भर्ती करना चाहते हैं, जो ठंड के आदी हैं, चीनी ठंड के आदी नहीं है। पेट्रोलिंग होती है उस एरिया में, हमारे लोग पैदल जाते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं उस ऊंचाई पे, और जो चीनी है वो अपने हीटेड तंबुओं में बैठे रहते हैं, प्रेशराइज्ड। एक मैंने गोली मारी तो वो टेंट फट जाएगा, पूरा आग लग जाएगी उसको। वहां बैठते हैं, उनको लड़ना नहीं आता। हम लोग पैदल जाते हैं, वो अपनी गाड़ियों में आते हैं पेट्रोलिंग के लिए। ये फर्क है दोनों के बीच में। गालवान, ये भी लोगों का मानना है, और मैंने बहुत से बुद्धिजीवियों से सुना है, फौज के साथ तो मेरा गहरा संबंध है, कि गालवान जंग के बाद चीन को मौका मिला था कि उस समय समझौता कर लेता बॉर्डर के, जो अब कर रहा है कि हम पीछे हटेंगे, तुम भी पीछे हट जाओ, लेकिन उसकी बेइज्जती हो जाती, क्योंकि सारी दुनिया को कह रखा था कि मैं कभी नहीं हटूंगा, मैं इतना शक्तिशाली हूं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। चीन की मानसिकता क्या है ये भी बता देता हूँ। 15 साल हो गए, 2010, ये आसियान का आपने नाम सुना है, साउथ ईस्ट एशिया की जो ग्रुपिंग है, तो आसियान का एक रीजनल फोरम है, उनकी मीटिंग हैनोई में हो रही थी, वियतनाम में। मैं वहां रहा हूँ, पोस्टेड रहा हूँ इससे पहले। तो उसमें क्या हुआ था कि सिंगापुर के जो विदेश मंत्री थे वो भी एथनिक चाइनीज है, तो उन्होंने चीन के विदेश मंत्री से कहा कि यार देखो टाइगर, बाज आ जाओ, ये साउथ चाइना सी में क्या नौटंकी कर रहे हो। वो चीन का फॉरेन मिनिस्टर आग बबूला हो गया, तो वो सिंगापुर वाले को कहता है, सुनो तुम लोग चूहे हो, मैं शेर हूं, मुझसे डर के रहो। वो ऐसा नहीं करते इंटरनेशनल रिलेशंस में। तेरी मानसिकता क्या है, ये बताना चाहता है सारी दुनिया को कि तू चौधरी है, तू मिडिल किंगडम है। वो जमाने खत्म हो गए। एक हमारा भी भारत की एक टाइम पे बहुत, कहां से कहां तक, अफगानिस्तान से लेके कहां तक हमारा राज था, हम उसकी बात नहीं करते क्योंकि समय बदलता है, आपको समय को एक्सेप्ट करना है, चीन नहीं कर पाता। तो ये मौका था चीन के लिए गालवान जंग के बाद, ये एक्सेप्ट करते, लेकिन फिर सब लोग कहते अरे देखो भारत ने तुझे ठोक दिया, इसीलिए तू समझौता कर रहा है। तो वो 4 साल रुका। हर हफ्ते आपके जो लोग देखते हैं ना चैनल, हर हफ्ते एक चीनी सोल्जर हमारे बॉर्डर पे मौसम के कारण मर जाता है। हेलीकॉप्टर आता है उसका शव ले जाने के लिए, उनको आदत नहीं है। तो फिर वो तिब्बती लोगों को, जैसे हमारे साथ हमारी तरफ से तिब्बती लोग लड़े थे ना ड्यूरिंग द गालवान, वो विकास बटालियन, वो भी तिब्बतियों को कह रहे हम इतने को भर्ती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो फिर किसी ने उसको समझाया टिंग टोंग को कि टाइगर ये टिबेटन्स है, ये बुद्धिस्ट है, ट्रेनिंग दे दो, कोई बात नहीं। जिस दिन दलाई लामा ने कहा ना कि भारत की तरफ आ जाओ, ये सब छोड़ के भाग जाएंगे तेरे को, तो वहीं का वहीं ठप हो गया उसका प्लान। ये बेवकूफ है, इनके पास अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है। क्योंकि ये टिंग टोंग है, पिंग पोंग डिंगलिंग टिंगलिंग, जो भी इनका लीडर है, ये तो अगले 10,000 साल तक चीन का राष्ट्रपति रहेगा। ये ही इज, वी कॉल हिम चेयरमैन ऑफ एवरीथिंग। स्वीपर्स यूनियन का चेयरमैन ये है, सफाई कर्मचारी चेयरमैन ये है, खनसामा का चेयरमैन ये है, नर्सेज यूनियन का, हर चीज का चेयरमैन ये है। मैं कहता 300-400 टाइटल है इसके पास। अगर ऐसा सिस्टम होता है किसी देश में, वो ज्यादा देर नहीं चलेगा। मेरा मानना है मैम कि 365 दिन के अंदर, आज 25 अक्टूबर 2024 को हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, 365 दिन के अंदर, एक साल के अंदर ये चला जाएगा, और चीन में बदलाव जरूर आएगा, क्योंकि चीन अकेला पूरी दुनिया से टक्कर नहीं ले सकता। सर, के साथ तो समझौता हो गया, लेकिन आप सोचिए हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो चीन के साथ समझौता करके आ जाते हैं। 2008 में एमओयू साइन हो जाता है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में, और वो भारत से बाहर जब जाते हैं तो चीन के गुणगान करते हैं, भारत की बजाय उनको चीन ज्यादा पसंद है। तो अगर चीन दबाव में आकर रहा है तो उनके तो पेट में दर्द हो रहा होगा। 100% दर्द हो रहा है। उनसे कही ना कि 5 मिलियन भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रहते हैं, 4 हैं जो चीन में रहते हैं, इन्हें कहिए जाके आप भी वहां बस जाइए, कि प्रॉब्लम क्या है। अगर चीनी आपको स्वीकार कर लेता है, नूडल्स खाओ, चॉप सुई खाओ, बस जाओ वहां पे, नो प्रॉब्लम। ये बेवकूफ लोग हैं। चीन के ऊपर क्या हम भरोसा कर सकते हैं। ये मीटिंग कजान में हुई थी, मैं रूसी भाषा बोलता हूँ। एक मुहावरा है रशियन में, बहुत मजेदार है, दबरे नुप्रोवेरिया। इसका मतलब है भरोसा करो लेकिन वेरीफाई करो, ट्रस्ट बट वेरीफाई, वेरीफाई वेरीफाई। और चीन के साथ हम क्या कहते हैं, वेरीफाई 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 बट डोंट ट्रस्ट। ये धोखा करेगा, 1 महीने के बाद जब इसकी इंटरनल सिचुएशन और खराब हो जाएगी, ये फिर कुछ नौटंकी करेगा बॉर्डर पे, और फिर बोलेगा अच्छा कहानी क्या है,
दशक 50s में, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, तो चीन के मैप्स कुछ आए थे और बाहर भारत का बहुत हिस्सा चीन का हिस्सा दिखाया गया। तो हमने उनसे कहा कि टाइगर लोग ये क्या कर रहे हो यार, ये तो हमारी टेरिटरी है। और हमने उनको ये भी कहा, हाँ हम ये जानते हैं कि ये पुराने मैप्स हैं, हमने उनको एक एस्केप रूट दे दिया। खुद हमने कहा कि हम जानते हैं पुराने हैं। चीन ने कहा हम बिल्कुल सही है, पुराने हैं, अभी हमें टाइम नहीं मिला, हम देख लेंगे, हम कर देंगे। जब उन्होंने नए मैप छापे तो और ज्यादा भारत की धरती उन्होंने अपने मैप्स में दिखाई। हमने कहा टाइगर ये क्या बात है। तो तब से हमारे द्विपक्षीय संबंध खराब, वो भाई भाई बाय बाय हो गया एटसेट्रा। ये 62 का भारत नहीं है मैम, ये भारत 2024 का है। ऐसा तमाचा मारता है ये चीन को अब पता लग गया। हमारे तो 20 बच्चे शहीद हुए थे गालवान में, उनके 100 से ज्यादा बॉडी काउंट, लेकिन बताते नहीं है। और चीन की फौज की सबसे बड़ी समस्या, वो बुढ़े हो रहे हैं मैम। ये पहली पीढ़ी है चीनियों की। आपका तो कोई भाई है या बहन है आपकी मैडम? है ना, बिल्कुल, एक हाँ जी। भाई है, मेरा एक भाई है, मेरी एक बहन है, हम 3 हैं बच्चे। चीन हम की भी पहली पीढ़ी है जिसका भाई बहन नहीं है, वन चाइल्ड पॉलिसी। और जिनके बेटे हैं वो अपने बेटों को फौज में नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमारी तरह वो भी बेटों से प्यार करते हैं, बेटियों से भी प्यार करते हैं, वो भेजेंगे नहीं। अब चीन को बड़ी मुश्किल हो रही है। अब वो रिक्रूट कर रहे हैं 40 साल 50 साल की उम्र सोल्जर्स को। मैं तो 18 साल में लेता हूँ। तो मैं मजाक में कभी कहता, अच्छा और कुछ नहीं होगा, ये जो यहाँ के बुद्धिजीवी चीन की तारीफ करते हैं उनको पता है। अब चीन कह रहा है कि जो 60 साल से ज्यादा उम्र के चीनी हैं, अब आप भी काम पे लौट आइए। तो ये सोच रहे हैं कि अगर और कुछ नहीं होगा तो हम भी जाके वहां काम कर सकते हैं। मेरी मीडियन एज भारत की, मजाक में, फिगर सही है पर मजाक में उसका कर रहा, हमारी 29 साल की है। यानी 70 करोड़ भारतवासी मेरी तरह 29 साल से कम है, और 70 करोड़ भारतवासी उनकी तरह 29 साल से ज्यादा है। चीन की मीडियन एज 40 साल पहुंच गई है। आधे चीनी 40 से कम है, आधे 40 से ज्यादा है। अब 40 साल के बाद तो ऑलरेडी मिडिल एज पहुंच जाते हैं ना। यंग माइंड्स कहाँ गए? यंग माइंड्स मेरे पास। आई एम द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अगले 50 साल तक ये रहा हूं। चीन को ये भी चुभता है। और कितने देश हैं मैम, जर्मनी, जापान, जिनको मैं जानता हूं, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, वो कह रहे हैं हमसे बातचीत करें, आपका लेबर चाहिए। अमेरिका क्या करने की कोशिश कर रहा है? जो ये मैकडोनल्ड ट्रम्प नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प साहब कहते हैं कि आपकी जो सरकार थी ये बुड्ढन साहब की, बुड्ढन नहीं है, क्या नाम उसका, बाइडन। तो बाइडन साहब ने वो सारे बॉर्डर खोल दिए और इमिग्रेंट्स को लिया। आपकी आपकी जो तकिया कलाम है ना सर, ये लाजवाब है। माफ करना, वो बिहार के मेरे दोस्त, वो कमाला नहीं है जो दूसरी उनकी प्रतिद्वंदी है कमला डोनाल्ड ट्रम्प। हैरिस, हाँ, कमला हैरिस। वो मुझसे यही पूछते हैं कि राजदूत साहब, अगर ये बिहार के मेरे जो मित्र हैं, उनकी भाषा तो बड़ी मीठी है, सर अगर कमला हारिस तो फिर कौन जीते? तो मैंने कहा मैं बताऊंगा कौन जीते अगर वो हारिस। और वह मजाक करते हैं हम लोग। यू नो वी आर अ वेरी गुड पीपल। हम लोगों में वो छल कपट नहीं है। हम लोग जो भी करते हैं बड़े प्यार से करते हैं, मोहब्बत से करते हैं। तो मैं इसका बताना चाह रहा था बेटा कि जो हम इस समय जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, और ये लोग जो चीन के पीछे दौड़ते रहते हैं, उनको ये बताओ कि ये जो पीढ़ी है जो भाई बहन नहीं है, तो बुढ़ों की चीन की फौज, वो तो हर वक्त उनका लीडर कहता रहता है अपनी फौज को, भाई लड़ना सीखो। हर चौथे दिन अपने जनरल्स को निकाल देता है, कहता है कि यू मस्ट बी रेडी टू फाइट। और फिर कहता है कि इंडियन नेवी से डरो, ये मालूम नहीं तुम्हें डुबो देंगे, ये दुनिया की सबसे बड़ी नेवी तो तूने बना दी है, मान लिया, लेकिन तेरी शिप्स के ऊपर 70 साल के लोग बैठे हैं, वो क्या लड़ेगा? खत्म हो गया, वो एक्सपोज हो गया। उसने अपना कार्ड बहुत जल्दी खेला था। और मैकडोनल्ड ट्रम्प ये जो कह रहा है कि आपने इलीगल इमिग्रेंट्स को आने दिया है 2 मिलियन 3 मिलियन को, मैं बताता हूं क्यों। मैं 1982-85 पोस्टेड था अमेरिका में। पतलून में खरीदता था $20 की, जो दुकान वाला था उसको मिलती थी $5 की, तो वो $15 का उसका प्रॉफिट था। और उसमें फिर वो कहता जी 20% सेल है, हम लोग बड़े खुश होते थे जी सेल में मिल रही है। फिर भी वो $15 वो उसके $15 में बेच देता, $10 प्रॉफिट बनाता। फिर चीनी आता है, यार तू $5 की क्यों खरीदता, मैं तेरे को $1 में देता हूँ। ओ तो प्रॉफिट मेरा और बढ़ गया। अब अमेरिका क्या कर रहा है कि अगर मुझे वापस इंडस्ट्री लानी है तो मुझे चीप लेबर चाहिए, और अमेरिकन कोई काम नहीं करेगा मिनिमम वेज से कम। तो ये आज अमेरिका इज ट्राइंग टू क्रिएट ए चाइना विद इन अमेरिका, कि सस्ता लेबर इन इमिग्रेंट से आए, हमारी फैक्ट्रियां फिर से चालू हो जाए। ये उनका। हमसे क्या कह रहे हैं कि आपके लोग तो बड़े होशियार हैं, बड़े अच्छे हैं, ब्रिलियंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रिलियंट इन आईटी, अब आप अपने लोग स्ट्रक्चर्ड इमिग्रेशन
हमारे पास भेजिए, हमारी फैक्ट्री। फ्रांस भी ये कह रहा है, जापान भी यही कह रहा है, जर्मनी भी यही कह, बहुत से देश आएंगे कि भाई आप अपने यंग लोगों को भेजो। अब मेरे यंग लोग जाना चाहते हैं जो पढ़े लिखे हैं या नहीं, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो पर चाहते सर, हैं। सर पिछले आप सालों तक आप एम्बेसडर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज में आपने जिम्मेदारियां निभाई हैं, आपने डिप्लोमेसी को बहुत करीब से देखा है। पिछले 10 सालों में और उससे पहले के सालों की डिप्लोमेसी में आप क्या फर्क महसूस करते हैं? मेरा कद 6 फुट 2 इंच का है, और इससे पहले जो हमारी डिप्लोमेसी थी, मेरा कद 5 फुट का था, आज 8 फुट का हूं मैं। आज मैं अच्छा सुनिए, उदाहरण एक देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट से वापस आ रहा हूँ, न्यूयॉर्क से जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट, और मैं अपनी छाती पे आपको दिखा नहीं सकता, बट ढेर सारे मेरे पास ताबीज हैं, रुद्राक्ष हैं, बहुत सी हमारी गुरुओं ने दिया हुआ है, मैंने हाथ पे भी आप देख रही हैं पहनी हुई हैं ढेर सारी ये चीजें। तो वो जो मेटल डिटेक्टर था वो कहता है पी, तो एक ब्लैक अमेरिकन पुलिस ऑफिसर आके कहता है सर मुझे तो तलाशी लेनी पड़ेगा। मैंने कहा बेटा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम, देख लो। मैंने क्या, फिर पूछा ये क्या है, ये क्या? मैंने कहा ये एक स्टार ऑफ डेविड है जो इजराइल का, ये जीसस क्राइस्ट का है, ये हमारा रुद्राक्ष है, ये भगवान श्री हनुमान की तस्वीर है, भगवान कृष्ण की है, ये जम्बावंत भालू की है सर। तो फिर मुझे कहते कि आप कहाँ से हैं? मैंने कहा बेटा मैं भारत का राजदूत हूँ। कहते इंडिया, मिस्टर मूडी। मैंने कहा मूडी नहीं है, उसका नाम मिस्टर मोदी है। कहते यू फ्रॉम इंडिया एम्बेसडर? आई सेड या सर, यू आर गुड पीपल, आई वोंट सर्च यू। अब इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? मुझे कहता है कि मैं तलाशी नहीं लूंगा, आप अच्छे लोग हैं। अगर मैंने कोई और नाम बता दिया होता उसको, या किसी और देश का हूं, वो क्या करता? तो उसने मेरा नाम भी पूछा, ये भी मुझसे सवाल किया, आर यू अ हिंदू? हिंदू तो कह नहीं सकता ना, आर यू अ हिंदू? मैंने कहा यस आई एम अ हिंदू। तो जाइए, यू आर गुड पीपल। तो ये उसके दिमाग में ये फीलिंग थी कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये तंग नहीं करते। जैसे हमने जब ये कोविड आया था, तो चीनियों ने सोचा कि इंडियन आर्मी भी बैठी होगी घर में छुपकर, तो हमने वो जो उसके मुसलमान लोग हैं वीगुर, उनको तो ठोक दिया जिंजियांग में। अब हम भारत से कहेंगे हम कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, और घुस गए हमारी टेरिटरी में। लेकिन उनको पता नहीं था कि हमारी आर्मी, कोविड हो ना कोविड हो, वो बाज नहीं। वो फिर जो ठोका हमने उनको, ऐसा मारा कि वो भाग गए। अभी तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि 100 से ज्यादा, पहले बोले थे 4 मर गए, फिर उसके बाद एक और अखबार में आया कि 4 और मर गए, फिर कहीं मैंने और पढ़ा था कि 10 और मर गए। वो बिट्स एंड पीसेस में बताते हैं कितने मर गए, क्योंकि पिंग पोंग ये कहता है कि ये मरे नहीं है, सो रहे हैं, जिस दिन मैं बोलूंगा जागो फिर उठ जाएंगे। बेवकूफ आदमी है। सर, जो ये लोग यहाँ पे जो चीन की तारीफ करते हैं, उनसे मैं कहूंगा कि भाई सच्चाई देखो, पूरी दुनिया में उसकी आलोचना होती है, आप कौन हो? ये चीन, ये प्रो चाइना नहीं है मैम, ये एंटी नरेंद्र मोदी है, जी, और इनको जो मौका मिले उनकी आलोचना करने का ये कर। ऐसे लोगों सर, को मेरा ख्याल कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, इतिहास के कूड़ेदान में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। आप द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। और इतिहास का सबक क्या है? इतिहास का सबक यह है कि इतिहास का कोई सबक नहीं है, वही गलतियां बार बार करते हैं। सर, अब हम लोग जरा कनाडा की तरफ चले, वहां जस्टिन ट्रूडो भी निज्जर की मौत पर अभी तक मातम मना रहा है। अब तो उसकी अपनी डस्टबिन पार्टी ट्रूडो। दे दिया है कि 4 दिन के बाद इस्तीफा दे दो, क्योंकि उसकी अपनी पार्टी के एमपी उसके खिलाफ खड़े हो गए। वो किस खेल में उलझा हुआ है? अब मैं जो कहने जा रहा हूं, मुझे मालूम है कि मेरे कनेडियन दोस्त बहुत नाराज हो जाएंगे, लेकिन माफी मांगते हुए, एक तो पहली बात यह है कि अभी भी कुछ लोगों को डाउट है कि इसका बायोलॉजिकल फादर कौन है, जस्टिन ट्रूडो। इसको मैं डस्टबिन ट्रूडो, आई एम नॉट फूलिंग अराउंड, इट्स ऑन द नेट, आप देख सकती हैं। कुछ लोगों का मानना है, सही है कि गलत है, नो कमेंट, कि इसका बायोलॉजिकल फादर फिडेल कैस्ट्रो है, क्यूबा वाला, क्योंकि इसकी माँ उसके साथ रहने गई थी बहुत देर तक। इसका बाप तो बुढ़ा था जब शादी हुई थी, और फिर भाग गई थी इसकी माँ जब ये 3-4 साल का। इसकी पत्नी भी भाग गई है। तो एक तो इसके ऊपर स्ट्रेस बहुत है, डोमेस्टिक स्ट्रेस। दूसरा, इसकी पॉपुलैरिटी रेटिंग कहां से कहां जा रही है। हमने ये भी सुना है कि इसके वो निज्जर सिंह के साथ कुछ ऐसे संबंध थे जो नहीं होने चाहिए, नॉट नेचुरल रिलेशनशिप। अब क्या है वो मैं आगे कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग सब समझ। अब सही है कि गलत है मुझे नहीं मालूम, फिर ये ड्रग एडिक्ट है, ये तो साबित हो चुका है। तो ये निज्जर के पीछे इसलिए पड़ा हुआ है, सोचता है कि शायद भारत को बैड बॉय बनाकर मैं
अपने लोगों को अपनी तरफ रैली कर सकता हूँ। फिर ये इनकी एक संस्था है 5 अंधों की, फाइव आइज कहते हैं उसको, जो बड़ी इंटेलिजेंस करते हैं। अभी 5 लोगों की तो 10 आंखें होती है ना, ये तो खुद कहते हैं हम 5 है पर 5 ही आंखें हैं, तो सब काने हो गए ना, एक एक आंख वाले हो गए सब। तो ये कनाडा के अलावा 4, और कनाडा सबका उसमें से सबसे बड़ा बेवकूफ है। तो कहता है हम बात करेंगे अपने 5 आइज पार्टनर्स, हर चीज में पार्टनर्स एंड एलाइज से बात करेंगे। तो टाइगर मैं भी बात कर सकता हूं। हमने कनाडा के बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर कस्टम्स ऑफिशियल को हमने बोला कि ये फाइल है उसको वापस करो, वही फाइल है हम भी जाके आपके बाकी जो 4 आंखें हैं उनको भी दे देंगे। फिर क्या करेगा? तो ये बुरी तरह से अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस गया। इसने सोचा था कि भारत इस पे कमजोर पड़ जाएगा। फिर कहता है कि G20 की मीटिंग जो हुई थी पिछले साल, हम भारत को एम्बैरस कर सकते थे अगर हम ये मुद्दा उठाते। टाइगर, आपको लात मार के बाहर निकाल देते, बिकॉज G20 के चार्टर में बाइलैटरल इश्यूज नहीं रेज होती। हमने ब्रिक्स में भी हम चाहते, एक शब्द नहीं हमने कनाडा के बारे। हम लोग बहुत मैच्योर लोग हैं, ये बच्चे हैं हमारे सामने। तो ये निज्जर को इसलिए ले रहा है कि पहले तो उसको वो जो एक सिख सेपरेटिस्ट पार्टी है उसका कोई जगमग सिंह है, उसके साथ उसने कहा मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा। 1 महीना पहले जगमग सिंह ने भी कहा तेरे को सपोर्ट नहीं दूंगा, तो ये बड़ा वहां से भी परेशान है। नहीं तो भारत भी आया था 3-4 साल पहले, तो कोई अजीब से कपड़े पहन के ऐसे ऐसे करके भांगड़ा कर रहा था। लोगों ने कहा दिमाग खराब हो गया इसका, चरस खा के आया यहाँ पर। फिर जाके साबरमती में चरखा चलाने लगे, ओ जी अब तो मैंने भारत के दिल जीत लिए, अब तो मैंने चरखा चला दी। ही इज एन इडियट। ये मेरा ख्याल है कि ड्रग्स खा खा के ये भेजा इसका फ्राई हो चुका है। सो ये बार बार उठाता रहेगा निज्जर सिंह की बात जब तक इसको लगता है कि इसमें से मुझे कोई राजनीतिक फायदा मिल सकता है। और जिस दिन उसको लगा कि मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा, खत्म हो जाएगा। इसने किंग अब्दुल्ला ऑफ मोरक्को को फोन किया, यूएई के प्रेसिडेंट को फोन, ये भारत बड़े खराब लोग हैं, देखो मेरे डार्लिंग प्लम्बर को मार दिया। तो उन दोनों ने कहा यार टाइगर तू भारत से बात कर, हमें क्यों बीच में इन्वॉल्व करता है। और फिर इसकी फॉरेन मिनिस्टर एक मैडम है, जब मैं न्यूयॉर्क में गया था यूएन हेडक्वार्टर में, तो मजाक मजाक में वहां का एक सीनियर जो ये खाना वाना बनाते हैं कहता सर वो उस मैडम को यहाँ मत आने दो, कनेडियन विदेश मंत्री को। मैंने कहा क्यों? कहता जो वेटर उसके पास खाना लेके जाता कहती बैठ जा मैं तेरे को भारत के बारे में बता नहीं। कहता मैडम मुझे पता नहीं भारत का है ना, मैं सुनना चाहता हूँ सारी दुनिया। कोई टैक्सी वाला अबे इधर आ सुन भारत क्या करता है, फिर कोई सड़क पे चढ़ कम यार मैं तुमको भारत के बारे में ब्रीडिंग। दिमाग खराब हो चुका है। इसीलिए तो वो कह रहे हैं जो इसके ऑपोजिशन के हैं, तुमने कनाडा ना सिर्फ भारत के साथ संबंध खराब किए हैं, आपने कनाडा की इंटरनेशनल रेप्यूटेशन मट्टी में मिला दी। ये उनको असली जो चोट लग रही है वो ये है कि अब दुनिया में कुछ भी हो, हम लोग जाते हैं मिसाल के तौर पर कोई कनेडियन जाता है अफ्रीका में, नाइजीरिया में जाता है, उसका कनेडियन कनेडियन निजार निजार यू मिस्टर निजार यू मिस्टर निजार, कनेडियन क्या बोलेगा उसको? क्योंकि इसने इतना उठा दिया इस बात को, बेवकूफ है ना। अगर ये मिसाल के तौर पर कनेडियन पासपोर्ट लेके चला जाता है लैटिन अमेरिका में, वो चला जाता है मिसाल के तौर पर मेक्सिको में, तो मेक्सिकन उसका पासपोर्ट कनाडा निजर निजर जवाब दे। उन्हें अपने आप को लाफिंग स्टॉक ऑफ द दुनिया बना दिया। इसीलिए कह रहे हैं कि ट्रूडो साहब अब रिटायर हो, पेंशन लो, घर जाओ और जाओ जहां जाना है और जो करना है करो। अमेरिका में बसना है वहां बस जाओ, चीन में बसना है चीन के साथ भी संबंध बड़े खराब, वहां बसना नहीं बचा, नहीं तो चंद्रमा पे चले जाओ, खत्म करो, भाग जाओ। आपकी पत्नी भी छोड़ के चली गई, अब आप भी जाइए, बच्चे भी लेगी साथ अपने। सर अभी भारत उनको कि ये हमारे इनको हमें सौंपिए, उस पर आपको लगता है कुछ प्रेशर पड़ेगा ट्रूडो पर या नहीं, या मतलब वो 100% जो फाइलें हमने इसको दिया, और हमारे एनआईए ने भी पूरी तरह से ये पन्नू वन्नू की प्रॉपर्टीज को हमने जब्त कर लिया है। एनआईए का कन्विक्शन रेट 95% से ज्यादा, इट्स द बेस्ट एजेंसी इन द यूनिवर्स, मानव इतिहास में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। और जो हमने उनको फाइल दी है उस बॉर्डर वाले के बारे में, अब वो बड़े चुप है, पता नहीं क्या करें कि भारत काउंटर अटैक पे जाता है। मैम मैंने नहीं, एक अफ्रीकन लीडर ने कहा था कि वी आर सो प्राउड ऑफ इंडिया, कि ये वो भारत नहीं है जो यहाँ तमाचा मारो तो दूसरी गाल दिखाता था, अब ये ऐसा वापस मुक्का मारता है कि मुंह तोड़ देता। ये एक अफ्रीकन मुझे कह रहा है, who knows about the महात्मा and others, कहता है we are so proud of the new India। ऐसे आता मैं क्या, मैं जब कहता हूँ ना मैं 8 फुट का कद हो गया, मैं सही कह रहा हूँ, मैं इतनी खुशी होती है। और आर्थिक ताकत आपकी, मैं कई मीटिंग्स अटेंड करता हूँ, सूडान में की, आर्मेनिया में की हैं, मैंने नीजर में की हैं, मैंने जिम्बाब्वे में की हैं, जहाँ पे वो लोग, इनको हम कहते हैं डोनर्स मीट, जो लोग मदद कर सकते हैं। तो जो यूरोपियन देश हैं वो तो वहां भाषण देते हैं, उनको राय देते हैं, ऐसे सरकार चला ऐसे सरकार चला।
भारत का राजदूत खड़ा होकर सूडान में कहता है कि हम जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, चलिए $150 मिलियन हम आपको दे रहे हैं आपके रेलवेज के लिए। जिम्बाब्वे में कहता है हम $50 मिलियन दे रहे हैं इसके लिए। 3 जहां देशों में मैं विशेष सलाहकार हूँ, एक का प्रधानमंत्री आया था, हो गए इसको मेरा कल 3 साल, तो मुझे उसने फोन किया कि एम्बेसडर हम कहेंगे सर आइए बहुत मजा आएगा। कहता है मुझे ये 100 मिलियन या कुछ चाहिए भारत से लोन, हम लोग कुछ बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा सर आपका राजदूत है, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा, आप अपने राजदूत से कहिए कि विदेश मेरे मंत्रालय से बात करें। उसने की 100 मिलियन चाहिए, उसकी प्रधानमंत्री से मीटिंग होगी 1-on-1, मैं अखबार में पढ़ता हूँ कि हमने 300 मिलियन दे दिया। ये ताकत है इस देश की, वही प्रधानमंत्री है, ही डिसाइड्स, और वो पैसा वापस आता है नहीं आता, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट इसका इम्पैक्ट 100 देशों को आपने मुफ्त में कोविड की वैक्सीन दी जब हमारे पास नहीं थी, वो मैकडोनल्ड ट्रम्प को दी, वो कहता है वी विल नेवर फॉरगेट, इंडिया हैज बीन ग्रेट, बुर्ज खलीफा को तिरंगे रंग में रंगा जाता है। मैम इन चीजों का बहुत असर पड़ता है, दुनिया देखती है कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है। जब हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, सिर्फ नारा नहीं है, पूरी दुनिया एक परिवार है। जब मैं दिल्ली में, देश की राजधानी में रहता हूँ, एक बहुत इट जस्ट सो हैपेंस कि आई लिव इन एन एक्सक्लूसिव एरिया, लेकिन जब मुझे कोई तकलीफ होती है सबसे पहले मेरा पड़ोसी मेरी मदद के लिए आता है, मेरा भाई या मेरी बहन बाद में आते हैं। सो दिस इज इंडियाज ट्रेडिशन, सबसे पहले आपका मित्र, आपका दोस्त जाएगा, और भारत भी यही करता है। सर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का हमारे विदेश मंत्री तो जाकर आए हैं, वहां पर 2 टूक सुनाकर भी आए हैं, लेकिन आप देखिए किस तरीके से आतंकवादी हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पागल हो गया, उसको मैं पागलस्तान कहता हूँ, पागल हो गया, पेपर टूट रहा है। अब वो चीन भी वहां पहुंच गया था, वो सीपैक वीपैक बनाने में, एक्सप्लॉयटेशन कॉरिडोर बनाने के लिए 60 बिलियन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं होने वाला। अंग्रेजी कहावत है डोंट थ्रो गुड मनी आफ्टर बैड, चीन भी वहां से निकल जाएगा। बलोच तो उनका भर्ता बना रहे हैं। मेरा मानना, अभी उनके साथ अफगानिस्तान के जो मिलिट्री है उनके साथ टक्कर हुई और 8-10 पुलिस वाले दोनों तरफ मारे गए हैं। मेरा ये मानना है कि बलोचिस्तान इफेक्टिवली अलग हो चुका है। नेक्स्ट इज खैबर पख्तूनख्वा। मेरा परिवार गजनी से है, फ्रॉम माय एंसेस्टर्स, जो अफगानिस्तान में। तो जब मैं वहां पे था, मेरे कई अफगान दोस्त मुझे ये कहते हैं कि यार हमारा बॉर्डर 47 से पहले, 47 से पहले तो भारत के साथ था, ये बीच में चूहा कहां से घुस गया, ये कौन है? हमारा बॉर्डर तो आपके साथ है, सिंधु नदी का वो हमारा बॉर्डर है, हम तो उसको वापस लेंगे। तो वो बड़े डरे हुए हैं। एक तो उनका लीडर कहता है जी इस्लामाबाद तो हमारा सेकंड कैपिटल है, जब हम काबुल से थोड़ा बोर हो जाएंगे तो हम इस्लामाबाद जाएंगे। अब पाकिस्तान कहता है हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलती है अफगानिस्तान में, और टाइगर अफगानिस्तान तुमको देख रहा है स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए, किससे पंगा ले रहे हो? किसी ने एक बार कहा था, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बहुत सताया, तो किसी ने कहा, ये सच है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, वैसे एक किसी ने कहावत है कि भगवान आपको बचाए शेर के दांत से, कोबरा के जहर से, और अफगान के बदले से। तो आप बच के रहिए कि वो बदला जरूर। मैं तो उस देश से आया हूं और मैं जानता हूं कि बदले की भावना कितनी तगड़ी होती है इन लोगों में। सो बेसिकली पाकिस्तान इज अ गॉन केस। वो उनकी यही जो अभी जो कहता है अपने आप को प्रधानमंत्री, इसी ने एक बार कहा था कि मैं अरब देशों को फोन करता हूं, वो फोन नहीं उठाते, वो कहते हैं कि यार पैसे मांगने आया होगा, और किस लिए आया। अभी वो जर्मनी के चांसलर भारत में आए हुए हैं। अभी जो एससीओ की मीटिंग हुई थी पाकिस्तान में, मेरा ख्याल 20 साल के बाद सबसे बड़ी मीटिंग हुई। हमारी तो चलती रहती है। 28 नेता, 28 प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट कंट्रीज लाइन में खड़े हैं कतार में कि हमें भारत आना, हमें इन्विटेशन की डेट्स वर्कआउट कर हम आना चाहते हैं। सबको पता है कि द वेस्ट, इवन चाइना इज द पास्ट, भारत इज द फ्यूचर। इसीलिए तो सब मेरे पास आ रहे हैं। आप लोग भारतवासी जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, गर्व करो, नाज करो अपने देश पर। आपको नरेंद्र मोदी पसंद है नहीं पसंद है, वो आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन भारत से क्यों दुश्मनी करते हो? भारत इस समय, विश्व गुरु तो श्री औरोबिंदो ने 116 साल पहले कहा था कि भारत अपने लिए नहीं जीता, भारत पूरी दुनिया के लिए जीता है। भारत की रोशनी पूरी दुनिया के लिए। नाज करो कि ऐसे बेटे हुए हैं इस देश में जिन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया के साथ हम बांटेंगे जो हमारा है। तो विश्व गुरु वगैरह, चाहे विश्व मित्र का हो, ये करो वो करो, ये तो बड़े अच्छे टर्म्स हैं, बट फ्रैंकली टुडे सारी दुनिया कहती है हाँ वी कैन ट्रस्ट इंडिया, भरोसे के बिना कुछ नहीं होता।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों ने भरोसा जीता है, लोग भरोसा करते हैं भारत पर और ये पिछले 10-12 साल में तो भारत की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। आपने खुद कहा कि 5 फुट से आप 8 फुट महसूस करते हैं अब आपको आपको मुझे पैसे भेजने पड़ेंगे, कपड़ा गले की नई पतलून बनवाऊँ। और भारत के शायद नागरिक जो है उसको इसी तरह से गौरवान्वित होने की ज़रूरत है। सर आपने समय निकाला, विस्तार से इस विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका धन्यवाद बेटी, आप तो हमारी भी और देश की बेटी हैं। आपने आपका चैनल जिस तरह से पॉपुलर होता जा रहा है और तरक्की करो और पॉपुलर हो। और ये वो एक अनामिका सिंगर है हमारी, उसका एक गाना मुझे बहुत पसंद है, उसकी एक लाइन, "ओ गोरियानु दफा करो।" तो मैंने कहा वो मेरी फिलॉसफी है। और वो दिलेर मेहंदी का एक था, सारी दुनिया को संदेश क्या है, ओ पंगा ना लेना हमारे साथ, नहीं तो मारेंगे बहुत बुरी बिल्कुल, तरह से। बिल्कुल। थैंक यू वेरी हमको मच। आ गया पड़ोसियों को भी समझ में कि भारत में पंगा नहीं ले थैंक यू, बहुत-बहुत बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।